Hello, bachcho. I welcome you to the third lecture for CA Inter Fast Track Batch. Today's topic is house property. For those of you who are joining in for the first time, guys, these lecture series, I will be covering the entire income tax and GST syllabus so that you people are, perfectly ready for your exams. The background material of the notes is available on the description box of the video. So let's start the show. In the last two lectures, we had completed basic concepts and residential status. और आज है इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी, पहला हेड जो मैं आज शुरू कर रहा हूं. हाउस प्रॉपर्टी है 22 से लेकर 27 के अंदर है. 6 सेक्शंस है 22, 23, 24, 25, 26, 27. बीच बीच में एक आधा सेक्शन और है. तो सेक्शन 22 जो है वो है चार्जिंग सेक्शन. सेक्शन 22 है चार्जिंग सेक्शन. चार्जिंग सेक्शन हमें ये बताता है इस हेड के अंदर कौन सी इनकम आती है. हाउस प्रॉपर्टी का हो गया 22, सैलरी का हो गया 15, बिजनेस प्रोफेशन का 28, कैपिटल गेन का 45, अदर सोर्सेज का 56. तो 22 इज लाइक द गेट कीपर, दरबान, जो बताता है इस घर में कौन सी इनकम आएगी. तो सबसे पहली बात, इस घर में इनकम आने के लिए यू हैव टू सी देयर हैज टू बी अ बिल्डिंग. देयर हैज टू बी अ बिल्डिंग. बिना बिल्डिंग के हाउस प्रॉपर्टी हेड एक्टिवेट नहीं होता. अब आपके मन में आएगा व्हाट इज अ बिल्डिंग. बिल्डिंग मीन्स अ स्ट्रक्चर. बिल्डिंग मीन्स अ स्ट्रक्चर. वो स्ट्रक्चर कॉन्क्रीट का होना चाहिए. कॉन्क्रीट का होना चाहिए. मे बी उसमें सीमेंट का हो, स्टोन्स का हो, रॉक का हो. टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स को, कोई शेड वेड को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं. एज पर द जनरल मीनिंग कॉन्क्रीट. एंड इट शुड बी कंप्लीट ऑल्सो. अगर अभी उसमें कंप्लीशन नहीं हुआ है, ढांचा है, ढांचा, लेंटन नहीं डला है उसके अंदर, अभी फाउंडेशन बस नींव ही नींव डाली गई है, दीवारें नहीं खड़ी हुई है उसमें, तो स्ट्रक्चर होना चाहिए, कंप्लीट स्ट्रक्चर और कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर, जब भी उसको बिल्डिंग कहा जाए. बिल्डिंग कॉमर्शियल नेचर की है, रेजिडेंशियल नेचर की है, उसकी बात मैं अभी नहीं कर रहा. बिल्डिंग का मतलब है इट इज अ स्ट्रक्चर विच हैज अ फाउंडेशन, विच हैज वॉल्स, विच हैज डोर्स, विच इज अ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट झोपड़पट्टी. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ कंप्लीट स्ट्रक्चर जो स्टोन्स का, रॉक का बना हुआ हो. ठीक है, छोटा हो बड़ा हो फर्क नहीं पड़ता. और कंप्लीट कह रहा हूं, कंप्लीट का मतलब होता है ढांचे की बात नहीं कर रहा, वो पूरा उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जानी चाहिए जब वो बिल्डिंग होता है. बिल्डिंग के साथ जनरली क्या होता है, आप साथ में एक लैंड होती है जो अटैच्ड होती है बिल्डिंग के साथ. वो अटैच लैंड पार्किंग एरिया के लिए हो गई, या उसके अंदर गार्डन बना दिया गया है, उसके अंदर बच्चे खेल लेते हैं. तो बिल्डिंग विद और विदाउट अटैच्ड लैंड. बिल्डिंग विद और विदाउट अटैच्ड लैंड. विद और विदाउट अटैच्ड लैंड. विद और विदाउट अटैच्ड लैंड. तो अगर अटैच्ड लैंड है, जैसे गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, तो दोनों की ही, बिल्डिंग की इनकम भी और अटैच लैंड की इनकम भी एचपी में आएगी. अगर खाली बिल्डिंग बिल्डिंग है, अटैच लैंड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्डिंग तो है. जैसे जूते होना ज्यादा आवश्यक है. बिना सॉक्स के भी पहन सकते हो जूते, सॉक्स के साथ भी पहन सकते हो. इंपॉर्टेंट है जूते होना आवश्यक है अगर आपको कहीं बाहर जाना है, समझ रहे हो. तो इसी तरीके से बिल्डिंग होना अनिवार्य कंडीशन है एचपी में. गांठ बांध लो. साथ में अटैच लैंड है, तो गेहूं के साथ ऐसे घुन पिसता है, साथ में उसको भी ले लेंगे एचपी में. और अटैच लैंड नहीं है, जैसे फ्लैट के 5वीं मंजिल पे तुम्हारा फ्लैट है, कहाँ अटैच लैंड मिलती है, वो तो ग्राउंड फ्लोर वालों को मिलती है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्डिंग तो होनी चाहिए. दूसरी बात, उस बिल्डिंग का आपके पास मालिकाना हक होना चाहिए. उस बिल्डिंग का आपके पास मालिकाना हक होना चाहिए. अगर आपके पास उसका मालिकाना हक नहीं है, एचपी हेड एप्लीकेबल नहीं है. तो जो एचपी हेड है वो बिल्डिंग के ओनर के हाथ में कवर्ड. सर ओनर बोले तो मालिक, जैसे सबका मालिक तो एक है, लेकिन यहां पर मालिक का मतलब है लीगल ओनर. यस, यहां पर ओनर का मतलब है लीगल ओनर. या फिर गवर्नमेंट कहती है जैसे प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है, कोई ओनर है नहीं लेकिन डीम्ड ओनर मान ले, सरकार कह ले जी हम इसको ओनर मानते हैं 27 सेक्शन में, तो बात ही खत्म. तो ओनर कौन है, जिसके पास प्रॉपर्टी के, बिल्डिंग के कागज है वो. या फिर डीम्ड ओनर जो है नहीं ओनर, सरकार ने मान लिया. दो कंडीशन पूरी हो गई. पहली, बिल्डिंग होनी चाहिए विद और विदाउट अटैच लैंड, उसकी ओनरशिप होनी चाहिए. लेकिन एक शर्त है सरकार,
सरकार कहती है जी बिल्डिंग का इस्तेमाल आपको अपने बिजनेस प्रोफेशन के लिए नहीं करना है जी। तो क्या हो गया, अपनी फैक्ट्री है, गोडाउन है जी, शोरूम है जी, बुटीक है जी, कोचिंग इंस्टीट्यूट है जी, अपना चलाते हैं जी। कॉमर्शियल गतिविधि करना क्या इलीगल है? गवर्नमेंट का इलीगल नहीं है। फिर आपकी ये बिल्डिंग एचपी में कवर्ड नहीं होगी। क्या मतलब? अगर आप अपनी बिल्डिंग में गोडाउन, फैक्ट्री, शोरूम, क्लिनिक, बुटीक, नाई की दुकान, छोले भटूरे तल लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर उस बिल्डिंग को हम बिजनेस प्रोफेशन में ले जाएंगे। तो दरबान उसी बिल्डिंग को एचपी में एंट्री देगा जिस बिल्डिंग का इस्तेमाल कॉमर्शियल पर्पस के लिए नहीं है। तो अगर बिल्डिंग का इस्तेमाल कॉमर्शियल पर्पस के लिए है तो फिर आप उस बिल्डिंग को एचपी में नहीं लेके आ सकते। तो सर फिर कौन सी बिल्डिंग आएंगी? नॉन कॉमर्शियल पर्पसेस वाली, ओनर की। आप टेनेंट को दे दो, टेनेंट उसमें कोई बिजनेस कर ले, कोई दिक्कत नहीं। मालिक उसमें बिजनेस ना करे। तो नॉट यूज बाय ओनर फॉर कॉमर्शियल पर्पसेस, नॉट यूज्ड बाय ओनर फॉर कॉमर्शियल पर्पसेस। लो जी, तो 3 कंडीशंस अगर मैं आपको रिकैप करवा दूं, 3 कंडीशन सेक्शन 22 में आ गई। पहली तो बोलो बोलो टेल टेल, बिल्डिंग होनी चाहिए, बिल्डिंग। और बिल्डिंग बोले तो कंप्लीट कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर विद और विदाउट अटैच्ड लैंड। दूसरी कंडीशन बोलो बच्चों जल्दी जल्दी से, दूसरी कंडीशन, हाँ, ओनरशिप होनी चाहिए। ओनरशिप लीगल हो या इलीगल या डीम्ड, ठीक है। तीसरी बात, नॉट यूज्ड फॉर कॉमर्शियल पर्पस बाय ओनर। किस लिए यूज करना वो नहीं लिखा, किस लिए यूज नहीं करना। खाली पड़ी हुई हो बिल्डिंग, एचपी में आएगी। रहते हो बिल्डिंग में, आएगी। किराए पे देते हो, आएगी। उसमें अपना काम धंधा नहीं चलाना बीड़ो, बस। तीनों कंडीशन पूरी हो गई। आइए वापस, तो फिर हम उसकी चौथी कंडीशन देखिए, क्या कंप्यूट करेंगे? एनुअल वैल्यू निकालेंगे। एचपी में अगर ये तीनों कंडीशंस पूरी हो गई, फिर हम कंप्यूट करेंगे एनुअल वैल्यू। ये लिखा है जी लॉ में। फिर इसकी कंप्यूट करिए एनुअल वैल्यू। सर ये एनुअल वैल्यू कंप्यूट करिए, रेंट की इनकम देखेंगे ना। आपने तो बोला था रेंट की इनकम आती है एचपी में। बाबा लॉ में नहीं लिखा, लॉ में लिखा है बिल्डिंग होनी चाहिए, ओनरशिप होनी चाहिए। अगर कॉमर्शियल पर्पज इस्तेमाल ना करो, उसकी एक डीम्ड वैल्यू लो जी, नोशनल वैल्यू लो जी, काल्पनिक वैल्यू लो जी, हाइपोथेटिकल वैल्यू, इमेजिनरी वैल्यू, एनुअल वैल्यू निकाली जाएगी सेक्शन 23 के हिसाब से। तो 22 सेक्शन ने क्या कहा? अगर ये तीनों कंडीशन पूरी हो गई, एनुअल वैल्यू निकालिए और एनुअल वैल्यू 23 में निकाली जाए। तो दिस इज द ओनली हेड जहां पर एक्चुअल इनकम टैक्स नहीं होती। सैलरी में एक्चुअल इनकम टैक्सेबल होती है, बिजनेस प्रोफेशन में भी ज्यादातर एक्चुअल इनकम आती है। लेकिन एचपी हेड एक ऐसा हेड है जहां पर सरकार को तुम पे एतबार नहीं है, तुम पे विश्वास नहीं है। वो कहती है भाई साहब बिल्डिंग है कि हाँ जी, ओनरशिप है कि हाँ जी, कमर्शियल पर्पस इस्तेमाल नहीं करते कि हाँ जी, एनुअल निकालो और टैक्स दो, बात ही खत्म। सर किराए पे तो नहीं थी, गवर्नमेंट का हम कोई कह रहे हैं किराए पे दो। अरे सर खाली पड़ी है, गवर्नमेंट का हम कोई कह रहे हैं खाली पड़ी है नहीं पड़ी है, हम तो कह रहे हैं बिजनेस के लिए नहीं करते ना, एनुअल निकाली जाए। तो जो भी लोग बिल्डिंग के ओनर हैं, चाहे बिल्डिंग का इस्तेमाल इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉमर्शियल पर्पस का इस्तेमाल ना करो, उसके बाद एनुअल वैल्यू निकालनी पड़ेगी डीम्ड बेसिस पर, आर्टिफिशियल बेसिस पे, नोशनल बेसिस पर। आइए जी एनुअल वैल्यू की बात करते हैं सेक्शन 23। तो 22 में बिल्डिंग विद और विदाउट अटैच लैंड, ओनरशिप। तीसरी बात बोलो ना जल्दी जल्दी जल्दी, नॉट यूज फॉर कॉमर्शियल पर्पस बाय द ओनर। चौथी बात एनुअल वैल्यू निकालनी है। एनुअल वैल्यू का ये चार्ट बहुत ही मस्त और बहुत ही बढ़िया चार्ट यहां पर है आपका। ये है सेक्शन 23। दिस चार्ट इज एंटायरली सेक्शन 23। यस, कंप्यूटेशन है जिसमें मैंने कुछ और चीजों को भी मिलाया हुआ है। तो कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू सेक्शन 23। एनुअल वैल्यू निकालने के लिए सरकार ने बोला है, आपने नहीं बोला। अपनी मर्जी से नहीं चलेंगे, सरकार ने कहा हमारी मर्जी से चलेंगे। तो एनुअल वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले ढूंढिएगा क्वेश्चन में, जब आप क्वेश्चंस कर रहे होंगे, म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू मान लीजिए प्रॉपर्टी की दी हुई है 5 लाख। ये वो वैल्यू होती है जो हाउस टैक्स लगाने के लिए म्युनिसिपल अथॉरिटीज निकालती है। फिर क्वेश्चन में ढूंढिएगा फेयर रेंटल वैल्यू।
फेयर रेंटल वैल्यू मार्केट में प्रॉपर्टी का रेंट क्या चल रहा है, ये तो एमसीडी वाले निकाल देंगे, ये मार्केट निकालती है जी। मार्केट में उस प्रॉपर्टी का रेंट क्या चल रहा है, मान लीजिए 6 लाख। गवर्नमेंट कहती है इन दोनों का हाई ले लीजिए पहले, 5 लाख और 6 लाख विच एवर इज हाई। सर कितना आया, आपका वो आया 6 लाख रुपए। अब गवर्नमेंट कहती है एक फिगर और ढूंढिए, उस फिगर का नाम है स्टैंडर्ड रेंट। ये आपको रेंट कंट्रोल एक्ट में मिलेगा, रेंट कंट्रोल एक्ट में मिलेगा, रेंट कंट्रोल एक्ट में। यस, वो स्टैंडर्ड रेंट होता है। मान लीजिए क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है गाइस 4 लाख रुपए। गवर्नमेंट कहती है अब पहले तो आपने हाई लिया, अब आप इन दोनों का लो ले लीजिए, और वो लोअर फिगर जो आएगा इन दोनों का दैट इज नोन एज एक्सपेक्टेड रेंट, दैट इज नोन एज एक्सपेक्टेड। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, नोशनल रास्ते पे आपको चला रही है, काल्पनिक रास्ते पे चला रही है। तो कल्पना के बदौलत ये सारा काम हो रहा है। तो कल्पना में ही म्युनिसिपल वैल्यू निकलेगी, कल्पना में ही फेयर रेंटल वैल्यू निकलेगी, हाइयर होगा, फिर उसको कंपेयर किया जाएगा स्टैंडर्ड रेंट से, विच एवर इज लोअर होगा, फिर आपका एक्सपेक्टेड रेंट। गवर्नमेंट कहती है हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं एक साल में आपके पास 4 लाख रुपए का रेवेन्यू अर्न किया जा सकता है, ये हमारी एक्सपेक्टेशन। ठीक है, फिर आप कंप्यूट करेंगे, यस एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। कितने महीने आपने प्रॉपर्टी किराए पे दी है, उतने महीने का रेंट लेना है, जो मिल गया हो या मिलने वाला हो, जो मिल गया हो या मिलने वाला, क्योंकि ये जो एक्चुअल रेंट लिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ड्यू बेसिस पे लिया जाएगा। दिस एक्चुअल रेंट विल बी टेकन ऑन ड्यू बेसिस, विल बी टेकन ऑन ड्यू बेसिस। तो मान लीजिए क्वेश्चन में वो आया है 6 लाख रुपए। गवर्नमेंट कहती है बहुत बढ़िया, हम तो चाह रहे थे कि 4 लाख आएंगे, आपके तो 6 लाख आ गए, तो अब आपको हाइयर लेना पड़ेगा, दैट इज 6 लाख। लेकिन अगर आपका एक्चुअल रेंट 4 लाख से कम आता, 3 लाख 2 लाख, तो हम 4 लाख लेते। तो बीडू आप तो फंस गए, बीडू आप तो फंस गए। 4 लाख तो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर ही लिया, उससे कम आएगा तो गवर्नमेंट का 4 लाख चलेगा, ज्यादा आएगा 4 से ज्यादा चलेगा। बच्चों के बहुत ज्यादा मन में क्वेश्चन आता है कि सर ये जो एक्चुअल रेंट है ये ड्यू बेसिस पे है। ड्यू बेसिस का मतलब क्या, जितने महीने लेट आउट करिए प्रॉपर्टी, लेट आउट पीरियड। हाँ जी बच्चों, लेट आउट पीरियड। और सर ये एक्सपेक्टेड रेंट कितने महीने का, गाइस ये ओनरशिप पीरियड से लिंक्ड है। ओनरशिप ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, क्या मतलब सर, जितने महीने प्रॉपर्टी ओन करते हो प्रीवियस ईयर में, उतने महीने के लिए ये आपको एक्सपेक्टेड रेंट लेना। तो अगर आप प्रॉपर्टी 12 महीने के लिए ओन करते हो तो 12 महीने का ईआर, अगर प्रॉपर्टी 8 महीने के लिए ओन करते हो 8 महीने का ईआर। इसका लेट आउट पीरियड से लेना देना नहीं है, लेट आउट से लिंक्ड है एक्चुअल रेंट, सिंपल सी बात है, और एक्सपेक्टेड रेंट लिंक्ड है ओनरशिप से। कुछ ना दिया हुआ क्वेश्चन में तो वी ऑलवेज एज्यूम 12 मंथ्स। तो किराए पे 3 दो 4 दो 5 दो, ईआर तो 12 का ही होगा अगर 12 महीने ओन करते हो। लेकिन प्रॉपर्टी अगर 1 जुलाई को खरीदी है तो 9 महीने के लिए लेंगे ईआर, और किराए पे दिसंबर से दी है 4 महीने के लिए। लेकिन एक बात, गवर्नमेंट को थोड़ी दया आ गई, अगर कोई रेंट बैड डेब्ट बन जाए, जो ड्यू रेंट है पता मिलेगा नहीं, अनरिलाइजेबल हो गया है, इररिकवरेबल हो गया है, बैड डेब्ट हो गया है, उसको आप यस मेरे बच्चों माइनस कर दीजिएगा अगर आप रूल 4 की 4 कंडीशंस पूरी कर दे। टेनेंसी इज बोनाफाइडी, गुड फेथ में आपने टेनेंट रखा था, टेनेंट को प्रॉपर्टी खाली करवाने के लिए टेनेंट से क्या कदम उठाए, व्हाट हैव द स्टेप्स यू हैव टेकन, यू हैव टू टेल। थर्ड, द टेनेंट शुड नॉट बी ऑक्यूपाइंग अदर प्रॉपर्टी ऑफ द सेम ओनर। और फोर्थ, लीगल प्रोसीडिंग शुड हैव बीन इनिशिएटेड अगेंस्ट द डिफॉल्टिंग टेनेंट। या प्रूफ कर दो, लीगल प्रोसीडिंग्स फाइल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, आई एम अ ओल्ड पर्सन, आई कैन नॉट गो टू दी कोर्ट, या रेंट का अमाउंट ही 10-20 हजार तक कहां मैं केस फाइल कर, तो अनरिलाइज रेंट माइनस हो जाता। तो अगर मान लीजिए यहां पर 6 लाख में से 50 हजार का अनरिलाइज रेंट होता तो हम 6 लाख की जगह 5.5 लेते, फिर 4 लाख और 5.5 होता। तो रिकैप करो, म्युनिसिपल वैल्यू एमसीडी रिकॉर्ड्स, फेयर रेंटल वैल्यू मार्केट का रेंट विच एवर इज हाई, फिर स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लो, फिर एक्चुअल रेंट विच एवर इज हाई। वो एक सुनील शेट्टी का गाना था ना, हाय हुक्कू हाय हाय, ये लड़का ये लड़की मेरे सामने, मेरा दिल ले जाए जाए जाए। तो मैं तो हाई लो हाई बस। अब गवर्नमेंट कहती है जी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल है, तो खर्चे माइनस करिए। सबसे पहला खर्चा जो गवर्नमेंट दे रही है वो म्युनिसिपल टैक्स कह लीजिए, यस, हाउस टैक्स कह लीजिए, प्रॉपर्टी टैक्स कह लीजिए,
या लोकल टैक्सेस कह लीजिए, अलग अलग शब्दों में ये लाइन आ जाती है। म्युनिसिपल टैक्स, हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, लोकल टैक्स। ये किसको देने हैं? ओनर को देने हैं गाइस, ये ओनर को देने हैं और पेड बेसिस पर है, यानी कि एक्चुअल पेमेंट बेसिस, आउटस्टैंडिंग बेसिस पे नहीं लेने हैं, ड्यू बेसिस पे नहीं लेने। प्रीवियस ईयर गाइस, प्रीवियस ईयर आपको पता ही है हमारा 22-23, और किसको दिए हो? ओनर ने लोकल अथॉरिटी को, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्सेस लोकल अथॉरिटी को दिए जाते हैं, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस की बात नहीं कर। अच्छा, खाली टैक्सेस के नाम की जगह अगर कुछ नाम कुछ भी दिया जाए, वाटर और सीवरेज टैक्स दिया हुआ, टैक्स होना चाहिए, बिल नहीं, टैक्सेस। तो टैक्सेस whatever is imposed by the local authorities on the building will be allowed to be subtracted on payment basis. अच्छा, कोई पेनल्टीज हैं, लेट पेमेंट चार्जेस हैं, वो माइनस नहीं होंगे। तो मान लीजिए दैट वर अप्रॉक्स 1 लाख रुपीज, दैट वर लाइक आउटस्टैंडिंग जस्ट टू हाई, यू थिंक चलो लेट अस रिड्यूस इट, नो इश्यूज, तो लेट अस मेक इट टू 50,000 rupees municipal taxes. Now whatever the remaining amount is known as NAV, that is 5,50,000. अब गवर्नमेंट कहती है इसमें से, इस एनएवी में से 2 इंजेक्शंस और लीजिए। फर्स्ट इंजेक्शन इज स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 30% ऑफ पॉजिटिव एनएवी। दिस इज अ डीम्ड डिडक्शन। यस माय डियर फ्रेंड, दिस इज अ डीम्ड डिडक्शन। इतनी ही मिलेगी, इससे 1 रुपया ज्यादा नहीं, 1 रुपया कम नहीं। दिस इज अ डीम्ड डिडक्शन। तो 5.5 का आपका 55,000, 1,65,000। यस माय डियर फ्रेंड्स, 1,65,000 रुपए आपको बाय डिफॉल्ट डिडक्शन मिलेगी। दिस इज लाइक द स्टैंडर्ड डिडक्शन वी हैव स्टडीड इन द सैलरी चैप्टर 16(1)A में 50,000 तक की ग्रॉस सैलरी से मिलती है। तो ये 1,65,000 की डिडक्ट 550 है, 10 lakhs होते तो 3 lakhs। एंड देन गाइस, ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर हैज नो रेलेवेंस, एक्चुअल एक्सपेंडिचर दिए होते नहीं दिए होते कोई मतलब नहीं। एंड देन गाइस, यू आर अलाउड टू सब्ट्रैक्ट बोरोड मनी का ब्याज। अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी पे लोन क्यों लेंगे? देखो 5 पर्पस हो सकते हैं, या तो कंस्ट्रक्शन के लिए, या परचेज के लिए, या रिपेयर के लिए, या रेनोवेशन के लिए, या रिकंस्ट्रक्शन के लिए आपने लोन लिया है बिल्डिंग के ऊपर। कंस्ट्रक्शन बनाना होता है, परचेज खरीदना होता है, रिपेयर मरम्मत होती है, रेनोवेशन मतलब बड़ी मरम्मत जिसमें मेजर रिपेयर कह लीजिए इसको, और रिकंस्ट्रक्शन तोड़ के बनाने के लिए लोन लिया। तो वो लोन का जो ब्याज ड्यू हो गया है, यस, जो ड्यू प्रीवियस ईयर में हो गया है वो माइनस करना है, लेकिन प्रीवियस ईयर से पहले का ब्याज भी माइनस होगा। क्या कह रहे सर, दोबारा रिपीट करो। ब्याज कौन सा माइनस होगा? इंटरेस्ट ड्यू ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर हमारा वही 22-23, और एक और इंटरेस्ट माइनस होगा जिसको हम कहते हैं इंटरेस्ट फॉर प्री कंस्ट्रक्शन और प्री परचेज पीरियड। लिखिए जरा, समझिए इसको। ये जो चीज है इंटरेस्ट फॉर प्री परचेज पीरियड, इसको लूंगा इंटरेस्ट फॉर पीपीपी, प्री परचेज पीरियड या प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। इंटरेस्ट फॉर पीपीपी। एक तो ताजा, ऐसे को इस तरीके से भी याद कर लो, चलो ऐसे याद करो, ताजा और बासी। ताजा इंटरेस्ट माइनस करना है, ताजा और बासी इंटरेस्ट माइनस करना है। अभी कैलकुलेशन सिखाते हैं, और वो ड्यू बेसिस पे माइनस करना है। अगर हमने पेमेंट नहीं भी करी, डोंट वरी, माइनस कर लीजिए। तो मान लीजिए गाइस वो 2 लाख रुपए का था, और आपकी अमाउंट आफ्टर डिडक्शंस कितनी आ गई? 5,50,000 माइनस 165 माइनस 2 lakhs। गाइस ये आ गया 1,85,000। 1,85,000। अब आप इसमें ऐड करिए, ये क्या है? 25A। 25A में अनरियलाइज रेंट की रिकवरी है। अनरियलाइज रेंट, जो रेंट मर गया था कभी रिकवर होगा, या एरियर्स ऑफ रेंट है। एरियर्स ऑफ रेंट क्या गाइस? अरे यार, वो रेंट है जो रेट्रोस्पेक्टिवली बढ़ाया जाए। तो ओनर ने कहा मैं 4 साल पहले का रेंट बढ़ा रहा हूं, एग्रीमेंट में लिखा था, तो वो बढ़ा हुआ रेंट टेनेंट को आज देना पड़ा, पुराने वाला रेंट। पिछले सालों में तो ड्यू नहीं हुआ होगा, उसको भी हम आज टैक्स करेंगे। तो मान लीजिए वो 1 लाख रुपए मिले हैं आपको आज, मरा हुआ रेंट जिसको बैड डेप्ट रेंट कहते हैं उसकी रिकवरी हुई है, या बकाया रेंट उसकी रिकवरी हुई है, उसमें से 30% माइनस कर दीजिए, तो 70,000 रुपए और ऐड कर दीजिए। तो अब आपकी टैक्सेबल इनकम आ गई 185 plus 70,000, 2,55,000. This is how, guys, you need to calculate the taxable house property income. Very simple. To cut the long story short, MV, FRV, whichever is high, or standard and whichever is low, ER or AR, whichever is high, GAV minus municipal taxes, paid basis, NAV, 24 है 30%, 24B interest
अमाउंट आफ्टर डिडक्शन प्लस रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट या एरियाज ऑफ रेंट -30% एंड रिमेनिंग अमाउंट यू गेट इज योर टैक्सेबल एचपी। अब विस्तृत रूप में समझेंगे हम लेट आउट, इनफैक्ट विस्तृत रूप में हम समझेंगे हाउ टू कंप्यूट डिडक्शन अंडर 24B। 24B में जो इंटरेस्ट है, मैंने आपको फिर बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा मैं आपको एक टेबल के रूप में समझाता हूं। आइए, इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा कैलकुलेशन प्रॉब्लम्स आती हैं, तो मैं अब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आपको सिखा रहा हूं। आइए जी, सबसे पहला काम करिए, इंटरेस्ट कैलकुलेशन अंडर सेक्शन 24B। सबसे पहले करिए कैलकुलेट स्टेप 1। लो जी, आपको स्टेप्स बता रहा हूं, जैसे मैंने रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ाते वक्त भी स्टेप्स बनाए थे ना। कैलकुलेट इंटरेस्ट ड्यू फॉर प्रीवियस ईयर 22-23, जितना 22-23 का ड्यू हुआ इंटरेस्ट वो निकालना। स्टेप 2, जिसको हम बोलेंगे ताजा इंटरेस्ट, जिसको हमने क्या नाम दिया, ताजा इंटरेस्ट। दूसरा आप निकालिए इंटरेस्ट फॉर प्री परचेज पीरियड या प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, जिसको हम बोलेंगे बासी इंटरेस्ट, जिसको हम बोलेंगे बासी इंटरेस्ट, जिसको हम बोलेंगे बासी इंटरेस्ट, प्री परचेज पीरियड या प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। अब ये कहां से स्टार्ट होता है, इसका फॉर्मूला लिखवा देता हूं सीधा। डेट ऑफ लोन से शुरू होता है टू 31 मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर prior to previous year of purchase or construction, prior to previous year of purchase or construction। देखिए 31 March of the previous year prior to the previous year of purchase or construction, or date of repayment of loan, whichever is, यहां से शुरू होगा बेटा। लो जी, और सरल कर देता हूं, और इन दोनों डेट्स के whichever is earlier, यहां तक ये चलेगा। दिस इज द एंड डेट। लो जी, तो आपका जो प्री ओनरशिप पीरियड का ब्याज है, दिस इज द स्टार्टिंग डेट। लो जी, स्टार्टिंग डेट, एंड माय डियर फ्रेंड दिस इज द एंडिंग डेट। इस पीरियड का जो ब्याज आएगा, यस, उसको डिवाइडेड बाय 5 किया जाएगा। इस पीरियड के ब्याज को डिवाइडेड बाय 5, तो वो अमाउंट आ जाएगा एनुअल इंस्टॉलमेंट, एनुअल इंटरेस्ट। और वो एनुअल इंटरेस्ट आपको अलाउड फ्रॉम प्रीवियस ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन या फॉर 5 years, अलाउड फॉर 5 consecutive previous years starting from previous year of purchase or previous year of construction, previous year of purchase और previous year of construction। तो जरा नोट करिए। सो पहले ताजा ब्याज, बासी ब्याज स्टार्ट हो जाएगा डेट ऑफ लोन पे, और जिस साल मकान आया है, खरीदा है, परचेज, उससे पहले वाले साल का 31 मार्च, और डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन विच एवर इज अर्लियर, डिवाइडेड बाय 5 करने के बाद एनुअल इंटरेस्ट आ जाएगा, जो 5 लगातार सालों तक मिलेगा। कहां से कहां तक, प्रीवियस ईयर ऑफ परचेज कंस्ट्रक्शन। सर एक क्वेश्चन करवा दूं? चलो बहुत बढ़िया, ये देखिए जरा, इसी पे एक छोटा सा क्वेश्चन है। डेट ऑफ लोन लिखा है, देखिए जरा, डेट ऑफ लोन लिखा है 1/4/2017, और आपकी डेट ऑफ कंप्लीशन या परचेज जो भी है वो है, मान लीजिए 30 जून 2022, मान लीजिए 22, और डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन लिखा है, रीपेमेंट कर दी, रीपेमेंट भी लिखी भी है क्वेश्चन, मान लीजिए रीपेमेंट कर दी आपने 31 दिसंबर 2021। ठीक है, कितने का लोन है? लोन 10 लाख का है और 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है, ठीक है। अब इसमें ऐसा करिए, फटाफट ऐसा करिए, इसमें ना
सबसे पहले ताजा ब्याज निकालिए, क्योंकि रीपेमेंट हो गई है। या तो हम ऐसा कर सकते हैं, रीपेमेंट को इस पॉइंट से हटा दें। लो जी, रीपेमेंट की बात बीच बाद में डाल देंगे। अब करो जरा क्वेश्चन को, देखिए जरा। डेट ऑफ लोन 1/4/17, डेट ऑफ कंप्लीशन 30 जून 2022, लोन 10 लाख का 12%। अब आपको इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है फॉर प्रीवियस ईयर 22-23। सबसे पहला काम ताजा ब्याज। अभी तक लोन रीपेमेंट नहीं हुआ क्योंकि मैंने हटा दिया, उसको नेक्स्ट अजम्पशन में ले जाऊंगा। सबसे पहले ताजा ब्याज, ताजा ब्याज, ताजा, और फिर बासी। दोनों अब आपको क्लियर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के बाद। जिंदगी में आपको शायद अब कोई प्रॉब्लम ना आए। ताजा ब्याज है करंट ईयर का 22-23 का, तो 22-23 में तो बेटा पूरे दिन लोन था ही, क्योंकि रीपेमेंट ही नहीं हुई। सो इंटरेस्ट ड्यू फॉर प्रीवियस ईयर 22-23, सर 10 लाख का 12/100, क्योंकि लोन पूरा आउटस्टैंडिंग है। 1,20,000, 1,20,000। बासी ब्याज सर डेट ऑफ स्टार्ट से स्टार्ट होगा, जिस दिन लोन लिया। सर लोन लिया 1/4/17, देखो आपके सामने आ गई बात। अब ये सही है, ये तो सर 1/4/17। और जिस साल मकान आया उससे पहले का 31 मार्च। सर मकान आया है 22-23 में, तो 31 मार्च 22 तक लेना है। सर ये तो बहुत अच्छा बता दिया आपने, 31 मार्च 22, क्योंकि मकान जिस साल आया उससे पहले वाले साल का 31। तो कितने प्रीवियस ईयर हैं ये? 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 और 21-22। तो ये 5 साल का जो इंटरेस्ट बना, ये 5 ईयर चांस की बात है, 5 ईयर, ये 3 ईयर भी 4 ईयर भी हो सकते थे। डिवाइड 5 से ही करेंगे। प्री ये बासी ब्याज 3 साल का हो, 4 का हो, 10 का हो, डिवाइड 5 से होगा। यहाँ पर चांस की बात है, बासी ब्याज भी 5 साल का ही आ गया, तो ये 5 साल का तो बनता है 6 लाख रुपए। डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, 5 फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है। एंड एनुअल इंटरेस्ट आ गया 1,20,000, जो ये मिलना स्टार्ट हो जाएगा ये बासी ब्याज कब से? 22-23, 23-24, 24-25, 25-26, 26-27। अब बताओ जी, टोटल ब्याज की डिडक्शन ताजा और बासी मिलाकर 22-23 में कितनी मिलेगी? मैं बताऊं, 22-23 में मिलेगी 120, 122। लो जी, देखा कितना क्लियर। अब इसी में वो डाल दो जो हमने पिछली बार डेट ऑफ रीपेमेंट को इग्नोर मार दिया था। अब डेट ऑफ रीपेमेंट डाल दो, अब डाल दो डेट ऑफ रीपेमेंट, अब डाल दो जी डेट ऑफ रीपेमेंट, और डेट ऑफ रीपेमेंट कर दो 31 दिसंबर 2021। अब देखो जी, ताजा ब्याज हाँ जी गाइस, तो ताजा ब्याज कितना? नील, क्योंकि आपने रीपेमेंट ही लास्ट ईयर कर दी। और बासी ब्याज सर डेट ऑफ स्टार्ट तो उसकी हो जाएगी वही 1/4/17, और खत्म कब होगा? 31 मार्च 22। लेकिन रीपेमेंट पहले ही हो गई 31/12/21, विच एवर इज अर्लियर। तो हम यहां से शुरू करेंगे और यहां खत्म करेंगे, बस आ गया जी। तो ये मेरे हिसाब से 48 महीने और 60 महीने में 3 महीने कम, क्योंकि मार्च तक जाएंगे ही नहीं, तो 60 महीने में 3 महीने कम, 57, 12, 24, दैट इज 48, 57 मंथ्स का ब्याज आएगा पॉप में। तो हम इसको कैसे कर ले? एक महीने का 10,000 आता है, एक महीने का 10,000 है, तो 5,70,000 आ रहा है। 57 मंथ्स का 5,70,000। देखिए पिछली बार 6 लाख था, क्योंकि वो 60 महीने का ब्याज था, 6 लाख था ना 60 महीने का, तो 5,70,000 डिवाइडेड बाय 5, 5,70,000 डिवाइडेड बाय 5, 1,14,000। स्टार्टिंग फ्रॉम वही आपका जो करंट प्रीवियस ईयर है 22-23 से लेकर, हमने पिछली बार भी निकाला था 22-23 से लेकर 26-27। तो अब आपको जो ब्याज मिलेगा इस साल 22-23 में अच्छा ये तो 120 है ही नहीं, तो नीली हो चुका है। तो टोटल जो ब्याज मिलेगा इस बार खाली एक रीपेमेंट से कितना फर्क पड़ गया? 1,14,000 रुपए का बेनिफिट मिलेगा 24B में। लो जी, ठीक है ना बच्चों, क्लियर करवा दिया क्वेश्चन करवा के, अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए, सो गाइस अब आइए जरा थ्योरी देख लें इसकी। लेट आउट प्रॉपर्टी पे कैलकुलेशन तो सबके लिए सेम है,
चाहे लेट आउट प्रॉपर्टी हो, रेजिडेंशियल हो, कैलकुलेशन यही। तो स्टेप्स बना रहे थे हम, स्टेप्स बना रहे थे। तो स्टेप 1 ताजा ब्याज, यस सर। स्टेप टू आपका बासी ब्याज। आइए स्टेप 3, अगर लेट आउट मकान है, स्टेप 3 इफ प्रॉपर्टी नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 23(2), 23(2) वाली प्रॉपर्टी नहीं है। 23(2) वाली प्रॉपर्टी कौन सी होती है? वो सेल्फ रेजिडेंशियल वाली, वो नहीं है। सेल्फ रेजिडेंशियल जिसकी एनएवी क्या होती है? निल, वो नहीं है। तो आपको ब्याज जो मिलेगा 24B में, वो स्टेप 1 प्लस स्टेप 2 होगा। 24 की डिडक्शन है स्टेप 1 प्लस स्टेप 2, पूरी मिलेगी, फुल्ली अलाउड, फुल्ली अलाउड, यस। और अगर आप प्रॉपर्टी, स्टेप 4 में आओ, अगर आपकी प्रॉपर्टी कवर्ड है अंडर सेक्शन 23(2), 23(2) वाली प्रॉपर्टी, दैट इज एनएवी निल। अरे बाबा, एनएवी निल, एनएवी निल वाली प्रॉपर्टी है। इसमें अब आप क्या करेंगे? दो चॉइसेस हैं, कंडीशंस फुलफिल्ड। कुछ कंडीशंस अगर आपने फुलफिल कर दी, अच्छा, तो स्टेप 1 जो आपने ब्याज निकाला प्लस स्टेप 2 और 2 लाख रुपए विच एवर इज लेस मिलेगा आपको। अच्छा, और कंडीशंस नॉट फुलफिल्ड, कंडीशंस अगर फुलफिल नहीं हुई, स्टेप 1 प्लस स्टेप 2 और 30,000 विच एवर इज लेस। दिस इज हाउ, मतलब मैंने बिल्कुल शीशे की तरह आपको साफ करवा दिया हाउ टू कंप्यूट एंड हाउ टू अप्लाई द लिमिट्स। ये कंडीशंस कौन सी हैं, ये मैं भी आपको बता देता हूं। कंडीशंस कौन सी है अभी मैं आपको बता। कंडीशंस, पहली कंडीशन है लोन होना चाहिए ऑन और आफ्टर 1/4/1999। दूसरी कंडीशन है मकान परचेज के, लोन परचेज या कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल्फ रेजिडेंशियल हाउस के लिए होना चाहिए। सेल्फ रेजिडेंशियल हाउस कि आपका जो लोन है खाली परचेज कंस्ट्रक्शन का होना चाहिए। अगर रिपेयर का लोन है, रिकंस्ट्रक्शन का लोन है, रेनोवेशन का लोन है, हायर कंडीशंस, हायर लिमिट्स नहीं, ये हायर लिमिट वाला पॉइंट है। हायर लिमिट, ये लोअर लिमिट है, तो हायर लिमिट नहीं मिलेगी। तीसरी बात, परचेज या कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जानी चाहिए। कब? विद इन 5 ईयर्स, विद इन 5 ईयर्स फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर ऑफ लोन। एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर ऑफ लोन, जिस साल आपने लोन लिया उसकी समाप्ति से 5 साल, जिस साल आपने लोन लिया उसके समाप्ति से 5 साल में परचेज पूरी या कंस्ट्रक्शन पूरी। और चौथी बात, लेंडर सर्टिफाई करेगा, लेंडर सर्टिफाई करेगा दैट लोन इज फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन। लेंडर सर्टिफाई करेगा, यस माय डियर फ्रेंड्स, कि जो लोन है वो परचेज या कंस्ट्रक्शन का है। लेंडर सर्टिफाई करेगा कि लोन परचेज या कंस्ट्रक्शन का है। तो सबसे पहली बात, 1/4/99 के बाद का लोन हो या उसके उस तारीख या उस तारीख के बाद का, परचेज कंस्ट्रक्शन के लिए होना चाहिए, सेल्फ रेजिडेंशियल हाउस के लिए। परचेज कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जानी चाहिए 5 साल फ्रॉम एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑफ लोन, 5 ईयर फ्रॉम एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑफ लोन। और लेंडर सर्टिफाई करेगा कि जो लोन है वो परचेज कंस्ट्रक्शन। तो ये सारी कंडीशंस पूरी हो गई तो 2 लाख तक का डिडक्शन। कंडीशंस पूरी नहीं हुई 30,000। लेकिन ये सारी लिमिट्स किसके लिए हैं? 23(2) वाली प्रॉपर्टी जिसकी एनएवी निल होती है, जिसमें हम 2 प्रॉपर्टी ले सकते हैं। 23(2) में 2 प्रॉपर्टीज आ सकती है जिसकी हम एनएवी निल लेते हैं। ठीक है, चल, ये मैंने आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के बारे में भी डिस्कशंस करवा दी। ये 24B का चार्ट मैंने रीफ्रेम करके स्टेप्स में बना दिया, स्टेप 1 2 3 4। चलिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप कवर्ड है, देखिए जरा, अगर आप कवर्ड है 115 बीएसी के ऑप्शनल टैक्स सिस्टम में, तो डिडक्शन 24B की शेल नॉट बी अलाउड फ्रॉम सेल्फ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कवर्ड अंडर 23(2). तो वो जो 30,000 वाली डिडक्शन थी या वो 2 लाख वाली डिडक्शन थी वो नहीं मिलती है
अगर आप 115 बीएसी के ऑप्शनल सिस्टम में आ जाते हैं, तो दोज assessees who are covered in 115 बीएसी will not be entitled to 24B डिडक्शन। तो कुछ कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी लोअर स्लैब रेट्स के लिए, इस बात को याद रखिएगा। अगर इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट है, यानी कि ओवरड्यू इंटरेस्ट है, वो डिडक्शन के रूप में अलाउड नहीं होता। या मैं बोलूं इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट अलाउड नहीं होता। तो हाउसिंग लोन की ईएमआई दे नहीं पा रहे हो, बैंक इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाया जा रहा है, प्योर सिंपल इंटरेस्ट का डिडक्शन है, कंपाउंडिंग का नहीं है। नया लोन लेते हो पुराने लोन को रीपे करने के लिए, हाउसिंग लोन पुराना चल रहा था, नया लोन ले लिया, हाउसिंग लोन पुराना चल रहा था, ओरिजिनल चल रहा था एसबीआई का, अब आपने ले लिया पंजाब नेशनल बैंक से, तो एसबीआई का पे हो गया, तो पीएनबी का ब्याज की भी डिडक्शन मिल जाएगी। तो न्यू लोन टेकन टू रीपे दी ओल्ड लोन, पुराना वाला भी तो एचएल था ना, हाउसिंग लोन, तो ये भी एचएल है, तो आपको पीएनबी के लोन की ब्याज की डिडक्शन भी मिलेगी। ब्रोकरेज और कमीशन किसी को देते हो, जैसे कोई फाइल चार्जेस होता है, कमीशनिंग होता है, ब्रोकर्स होते हैं जो लोन अरेंज करवा देते हैं, उसकी कोई डिडक्शन 24B में नहीं है। जब आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन ड्यू बेसिस में मिल जाती है, तो दोबारा से डिडक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि जब हमने ड्यू पे डिडक्शन ले ली है तो पेड पे डिडक्शन नहीं मिलेगी। अगर एडवांस में इंटरेस्ट पे किया इस साल, 4-5 ईएमआई अगले साल की इस साल पे कर दी, डिडक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि उसका ब्याज अभी ड्यू नहीं हुआ एडवांस ईएमआई का, वो इस साल की तो है ही नहीं। तो कभी कभार अगर एक्सेस आपके पास पैसा है, तो आपने 12 महीने में 18 महीने की ईएमआई दे दी, तो आगे की जो 6 ईएमआई अगले साल की दी है, उनका ब्याज अगले साल ही मिलेगा। सेक्शन 25 कहता है अगर आपने फॉरेन सोर्सेज से लोन लिया है, सर फॉरेन सोर्सेज मतलब, अरे यार कोई यूएसए का बैंक है, मान लीजिए कोई नॉन रेजिडेंट है, तो इंटरेस्ट तो इंडिया से बाहर जा रहा है ना, और उस बंदे के हाथ में वो इंटरेस्ट इंडिया में टैक्सेबल भी होगा। तो गवर्नमेंट क्या कहना क्या चाह रही है, उस ब्याज में से टीडीएस डिडक्ट कर लेना, या उस ब्याज का टैक्स उस नॉन रेजिडेंट को बोले कि वो इंडिया में जमा करवा दे, या नॉन रेजिडेंट को बोले कि वो इंडिया में अपना एजेंट अपॉइंट कर दे। अगर इन तीनों कंडीशन में से कोई भी डिडक्शन कंडीशन पूरी नहीं हुई, तो जो बोरोअर है उसको उस ब्याज की डिडक्शन नहीं मिली। छोटा सा एग्जांपल, तेंदुलकर ने लोन लिया है ब्रायन लारा से, तेंदुलकर साहब ने लोन लिया है ब्रायन लारा साहब से, और हाउसिंग लोन लिया है, तो गवर्नमेंट कहती है जी तेंदुलकर साहब जो ब्रायन लारा को लोन का ब्याज देंगे, उस ब्याज में से टीडीएस डिडक्ट कर ले, या ब्रायन लारा साहब उस ब्याज की इनकम का टैक्स इंडिया में दे दें ऑलरेडी, या ब्रायन लारा का कोई इंडिया में नुमाइंदा एजेंट रिप्रेजेंटेटिव। तीनों में से एक कंडीशन पूरी होगी तो तेंदुलकर को 24B की डिडक्शन मिलेगी। अनपेड परचेज प्राइस का ब्याज है, उसकी भी डिडक्शन मिल जाएगी, यानी कि इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे अगर आपने मकान खरीदा है, तो अनपेड परचेज प्राइस जो इंस्टॉलमेंट्स है, जैसे हायर परचेज होता है ना, कोई लोन नहीं लिया, इंस्टॉलमेंट्स में मकान ले लिया, तो उन इंस्टॉलमेंट्स के ब्याज की भी डिडक्शन आपको मिल जाएगी। अब मैं क्या कर रहा हूं, 1 2 3 देखिए जरा, 4 5 6 7 8 और एक छोटा सा 9th केस ये है, इसको मैं 9th केस बना रहा हूं। तो 9 केसेस हैं, 9 ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर मेरे प्यारे बच्चों, जो ये फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में करवाया था ना, ये वाला देखिए, इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर देंगे बस। फॉर्मूला बुनियादी यही रहेगा MVFRV, लेकिन कुछ 9 परिस्थितियों में इस फॉर्मूले को हम थोड़ा चेंज कर दें। सबसे पहला केस है फुल्ली लेट आउट प्रॉपर्टी। फुल्ली लेट आउट प्रॉपर्टी का मतलब है एंटायर प्रीवियस ईयर के लिए लेट आउट, एंटायर प्रीवियस ईयर के लिए लेट आउट, ये सबसे ज्यादा सिंपल केस है। तो ऑब्वियसली ईआर पूरे 12 महीने का, एंटायर प्रीवियस ईयर, क्योंकि ईआर का वैसे भी लिंक किससे है, ओनरशिप से, तो मैं ओनरशिप लेके चल रहा हूं 12 महीने। स्वाभाविक है एआर भी पूरा एंटायर लेट आउट पीरियड, क्योंकि क्यों, वो तो पूरा साल ही है, यस। और हाइयर, विच एवर इज हाइयर, फिर म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बेसिस ओनर, तो बहुत सिंपल है सर। फिर आपकी एनएवी में से 30% फुली अलाउड, डिडक्शंस, रिकवरी, टैक्सेबल। ये तो सबसे ज्यादा सिंपल केस था, जो नॉर्मल केस है। लेकिन जो कहानी में ट्विस्ट आएगा वो ये देखिए, हाउस प्रॉपर्टी पार्टली लेट आउट पार्टली वेकेंट। इसका मतलब ये है 8 महीने प्रॉपर्टी लेट आउट थी, 4 महीने प्रॉपर्टी वेकेंट थी, या उल्टा कर लो, या रेशो कुछ भी हो, 10 महीने लेट आउट थी, 2 महीने वेकेंट थी, कुछ महीने प्रॉपर्टी वेकेंट है, कुछ महीने प्रॉपर्टी लेट आउट। इस बात को याद रखिएगा, कुछ महीने प्रॉपर्टी लेट आउट है, कुछ महीने प्रॉपर्टी वेकेंट। इसमें सबसे पहला केस है, 3 केसेस हैं, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगी, याद रखिएगा। केस 1, केस 2, केस 3।
केस 1 में कह रहे हैं जी AR लेसर देन ER, ऐसा करें। इन तीनों केसेस को ना मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के रूप में समझा देता हूँ, रादर देन इनको थ्योरी के रूप में समझाऊं, मैं आपको प्रैक्टिकल केस में समझा देता हूँ, दैट विल बी मच बेटर। देखिए सर, एक बिल्डिंग है, केस 1, केस 2, ये डिट्टो सेम वही केस है जो थ्योरी के हैं। आपकी ER है 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, और AR जो है ये है मान लीजिए 9 महीने का। हाँ जी, और ये है बच्चे 9 महीने का 9 लाख, ये 9 महीने का बच्चे आपका 1,80,000, 9 महीने का बच्चे 4 लाख, ये लो जी। और ER तो ओनरशिप से है। अब ये प्रॉपर्टी पार्टली लेट आउट है, पार्टली वेकेंट है। कैसे सर? अरे लिखा है ना 9 महीने एक्चुअल रेंट, 3 महीने वेकेंट है, मैं मान रहा हूं। अच्छा अच्छा, 3 मंथ्स वेकेंट, ताला लगा हुआ है। अब सबसे पहले, इज AR ग्रेटर देन ER? यस सर, तो हम हायर ही तो लेते हैं, हायर ले लिया 9 लाख। बड़ा सिंपल है सर ये तो। और सर दूसरे केस में AR इज लेसर देन ER, तो हायर लेते हैं, ER 5 लाख, ये भी कोई दिक्कत नहीं। अब केस 1 और केस 2 को चेक करो थ्योरी में, देखो थ्योरी और प्रैक्टिकल करने में कितना फर्क पड़ जाता है, जरा देखो। केस 1 और केस 2 चेक करो। केस 1 में हमने वही ER लिया, AR ग्रेटर देन ER, तो व्हाट इज GAV? GAV इज इक्वल टू AR। AR इज लेस देन ER, AR इज लेस देन ER, तो ER ले लिया, ER ले लिया। वाओ सर, यू आर जीनियस, थैंक यू। अब तीसरे केस में गवर्नमेंट कहती है सर हायर ले लो 5 लाख, गवर्नमेंट ने यहां पर आपको बेनिफिट दे दिया। गवर्नमेंट कहती है यहां पर हम लोअर फिगर लेंगे, एक नया सेक्शन बनाया 23(1)(c). 23(1)(c) यही कहता है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी पूरे 12 महीने किराए पे नहीं है, कुछ कम महीने किराए पे है, और कम वाला फिगर ही हम ले लेंगे। लेकिन अगर वैकेंसी के कारण यहां पर भी कुछ महीने कम किराए पे थी, लेकिन अगर 12 महीने यहां पर किराए पे दे भी देते तो ये 240 ही होता, वो तो वैसे भी कम होता। लेकिन यहां पर अगर हम 12 महीने किराए पे देते प्रॉपर्टी, तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 9 इंटू 12 विच वुड बी 5 लाख से ऊपर, तो यहां पर 23(1)(c) लगा दिया, लोअर ले लिया। तो यहां पर 23(1)(c) सेक्शन नहीं लगा, बेनिफिशियल सेक्शन नहीं लगा। यहां पर 23(1)(c) सेक्शन बेनिफिशियल नहीं लगा, यहां पर 23(1)(c) बेनिफिशियल सेक्शन लग गया, और जिसने कहा लोअर फिगर ले ले, क्योंकि वैकेंसी के कारण कम हुआ है AR। यहां पर वैकेंसी के कारण कम नहीं हुआ है AR, यही बात मैंने क्लास में सिखाई थी, और 23(1)(c) लगाया तो AR को ही हमने यहां पर ले लिया। देखिए देखिए जी, हमने यहां पर AR को ही ले लिया। क्लियर बात? चलिए, तो ये तीनों केसेस मैंने आपको बता दिए। उसके बाद सॉल्व करना तो आगे कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ AR आ गया, यहाँ ER आ गया, यहाँ AR आ गया, GAV तक निकालना आ जाए उसके बाद तो आप कर ही लोगे। केस 4 देखिए, फुल्ली वेकेंट प्रॉपर्टी, पूरे साल, पूरे के पूरे 12 महीने प्रॉपर्टी पे ताला लगा हुआ है, पूरे के पूरे 12 महीने प्रॉपर्टी पे ताला लगा हुआ है। आप कहते हो जी किराए पे देना चाहता था, कोई मिला ही नहीं, हम सफर, कोई मिला ही नहीं किराएदार। तो गवर्नमेंट कहती है ऐसा करो, यहां पर भी 23(1)(c) लगाओ और GAV को निल ले लो, लोअर फिगर ले लो, 23(1)(c) लगा दिया। लेकिन गवर्नमेंट कहती है किराए पे देने की इच्छा भी नहीं थी, क्या ना इन्वेस्टमेंट लेती, क्या हाँ, गवर्नमेंट का बहुत पैसा है, फिर तो हायर फिगर लो, ER ले लो। अच्छा, तो दो ही केसेस में 23(1)(c) लगते हैं, ये वाला केस 1 और ये वाला केस 2, अदरवाइज तो हायर है नहीं तो लोअर है, सिंपल सी बात। तो जहां 23(1)(c) लग जाए वहां लोअर है, नहीं तो हायर, देखा आपके सामने है। आगे 4 केसेस हो गए, बीच में सॉल्व करना तो आपको आता ही है। 5वां सेल्फ रेजिडेंशियल मकान जिसमें हम रहते हैं अपनी बीवी बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, उसकी गवर्नमेंट ने कहा ना ER चाहिए, ना AR चाहिए, ना GAV चाहिए, ना MT चाहिए, NAV निल ले लो सीधा। कौन से सेक्शन में? 23(2) में, बात ही खत्म। गवर्नमेंट कहती है अगर तुम्हारी रहने वाली प्रॉपर्टी है, सेल्फ रेजिडेंस वाली है, और उसको यूज नहीं कर पाए सर, बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट के कारण दूसरे शहर में, बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट है, अदर प्लेस बिजनेस, तबादला हो गया, प्रोफेशनली जाना पड़ा, या बिजनेस सेटअप करना पड़ा, उधर 23(2) लगा दिया। ये 23(2)(a) है, ये 23(2)(b) है, इसकी भी NAV हमने क्या कर दी? निल। अच्छा, अब
अब क्या हुआ, आपके पास 5 और 6 वाली प्रॉपर्टी 2 से ज्यादा हो गई, मोर देन 2 सेल्फ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, तो 23/4 लग गया। अब 23/4 कहता है भाई 5 और 6 मैक्सिमम, 5 2 6 नहीं, 5th और 6th वाली 2 हो सकती है, तो 2 ले लो, दोनों की एनईवी नील कर दी। 2 से ज्यादा है तो उनका ईआर टैक्सेबल हो जाएगा। तो आज मेरे पास दिल्ली में मकान है, एनईवी नील, नहीं ऑक्यूपाई कर पाए दिल्ली का मकान, यूपी जाना पड़ा, यूपी में रह लेता हूं फिर मैं जाके, वो भी मेरा है, दोनों एनईवी नील। लेकिन मेरा तमिलनाडु में भी एक मकान है, तो गवर्नमेंट कहते हैं 2 मकान को नील कर लो, एनईवी नील, तीसरा मकान डीम टू बी लेट आउट, वो 23/4 कहता है डीम टू बी लेट आउट, उसकी ईआर टैक्सेबल हो जाए। और सर अगर रेजिडेंशियल मकान को किराए पे दे दिया जिनकी नील ले रहे हैं, तो फिर वो पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ रेजिडेंस में आ जाएगा। ये सेक्शन है 23(3). फिर उसका तो जो ईआर है वो पूरे साल का निकाला जाएगा, ईआर लेट आउट पीरियड का निकाला जाएगा। तो दोबारा रिकैप करो सर, सबसे पहले 1 मकान रहने का नील, 2 मकान रहने के नील, 3 मकान रहने के 2 नील, 1 डीम टू बी लेट आउट, ठीक है। और अगर रहने वाले मकान में भी आपने किराया ले लिया तो बेटा उसका किराया लिख दो और पूरे साल का ईआर निकाल लो, हायर अमाउंट टैक्सेबल, साथ में लेट आउट प्रॉपर्टी बन गई ना, फिर तो रेजिडेंशियल 23 नहीं लगेगा ना फिर वहां पर। अच्छा, क्लियर। चलिए उसके बाद गाइस 23/5 नोवा केस, ये है प्रॉपर्टी बिल्डर्स की, जो स्टॉक इन ट्रेड की तरह इस्तेमाल होती है, स्टॉक इन ट्रेड की तरह इस्तेमाल होती है, खरीदना बेचना काम है। तो उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला कब, 15/12/2022 को। गवर्नमेंट कहती है जी बेचो, क्या जी बेच लेंगे, अभी टाइम लगेगा। इनकम टैक्स वालों के नोटिस आने लग गए, बिल्डर्स के पास जो प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई और कॉन्क्रीट की है, खाली पड़ी हुई है, टैक्सेबल होती है। अभी हमने पढ़ा केस नंबर कौन सा, खाली पड़ी हुई प्रॉपर्टी टैक्सेबल होती है, ये वाला देखो बेटा, खाली पड़ी हुई प्रॉपर्टी टैक्सेबल होती है, फुल्ली वेकेंट, किराए पे देने की इच्छा ना हो तो बसते हो, नहीं हो तो बसते नहीं हो ना, ये टैक्स हो जाती है। तो उसी तरीके से बिल्डर का नोटिस आने लग गए कि आपकी प्रॉपर्टी है जी, आप बेचो, क्या अभी सर बिक नहीं रही है, लॉकडाउन लगे हुए है, स्लो डाउन है। गवर्नमेंट ने कहा खाली पड़ी हुई है ना, टैक्सेबल होती है, या तो किराए पे देने की इच्छा दिखाओ या बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट के कारण बंद हो। समझ रहे हो, समझ नहीं समझे, आओ एक और काम करता हूं देखो जी, वेकेंट प्रॉपर्टी टैक्सेबल होती है, वेकेंट प्रॉपर्टी टैक्सेबल होती है। अगर बचना चाहते हो या तो 23(1)(c) में आ जाओ, तो वहां पर हम जीएवी ले लेते हैं नील। इंटेंशन टू लेट आउट है ना, ये वाली बात, इंटेंशन टू लेट आउट। अगर ये नहीं है तो आप आ जाओ 23(2)(b) में, सेल्फ रेजिडेंस वाली जो वेकेंट है, सेल्फ रेजिडेंस वाली जो वेकेंट है ड्यू टू बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट। तीसरी बिल्डर्स को बेनिफिट दे रहे हैं 23(5) में, उनकी एनईवी नील कर रहे हैं, यहां पर भी एनईवी नील थी, नील कर रहे हैं 2 साल के लिए, प्रीवियस ईयर ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट +2 सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर्स। तो गाइस 3 वेकेंट प्रॉपर्टीज पे टैक्स नहीं है, टैक्सेबल होती है, 3 एक्सेप्शंस है, ये एक्सेप्शंस है। लो जी, ये जो है एक्सेप्शंस लिखवा दी मैंने, वेकेंट प्रॉपर्टी एक्सेप्शंस, लो ऐसे कर ले, वेकेंट प्रॉपर्टी एक्सेप्शंस, जहां पर वेकेंट प्रॉपर्टी पे टैक्स नहीं है। एक 23(1)(c) लगा के जीवी नील कर लो, 23(2)(b) लगा के सेल्फ रेजिडेंस वाली ड्यू टू बिजनेस प्रोफेशन एनईवी नील कर लो, और 23(5) में एनईवी नील कर लो जिस साल कंप्लीट सर्टिफिकेट मिला उस साल और आगे के 2 साल। चलिए हो गई बात क्लियर, देख लीजिए ये वही वाली बात, 2 इयर्स, ठीक है। हाँ जी, 25 सेक्शन मैंने बता ही दिया था, इंटरेस्ट अगर आउटसाइड इंडिया पेएबल है तो वो मैंने पहले डिस्कशन कर ली। 25(a) की डिस्कशन भी मैंने पहले कर ली कि अगर आपका एरियाज ऑफ रेंट की रिकवरी है या एनुअलाइज रेंट की रिकवरी है, 30% घटा के टैक्सेबल कर दो जिस साल मिला। 26 सेक्शन क्या कहता है, को ओनर्स, मकान एक है, 2 ओनर्स के नाम पे है, एक मियाँ के नाम पे एक बीबी के नाम पे, फ्लोर जॉइंट है, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री अलग अलग नहीं है, एक ही रजिस्ट्री, अलग अलग है तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। रजिस्ट्री एक है, जॉइंट नेम से है, रजिस्ट्री 1 है, जॉइंट नेम से है, दिस इज रजिस्ट्री, रजिस्ट्री एक ही नाम से बेटा,
रजिस्ट्री एक ही नाम से है, ज्वाइंट नेम से है, तो दोनों को अलग अलग बेनिफिट्स मिलेंगे। तो पार्शली टैक्सेबल होगा, पार्शली इनके हाथ में टैक्सेबल, पार्शली मियाँ के हाथ में, पार्शली बीवी के हाथ। 50-50 अगर ओनरशिप है 50-50, 70-30, 70-30, 80-20, 80-20, अलग अलग सेपरेट डिडक्शन भी मिलेंगी। तो यार ये तो फायदा है, सेपरेट डिडक्शन भी मिलेंगी, वो 2 लाख तक की। यस, तो ये तो फायदा है, मियाँ बीवी अलग अलग मकान, एक ही मकान खरीदें, अलग अलग 2 नाम से खरीदें तो दोनों को सेपरेट डिडक्शंस मिलेंगे। 3 नाम से लेंगे तो भाई 2-2-2 6 लाख की डिडक्शन, तीनों को 2-2-2, बेटे का नाम भी डाल दो। हाँ, या लेकिन रेशो फिक्स होना चाहिए। अगर रेशो फिक्स नहीं है तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन मानकर सिंगल ओनर मान के टैक्सेबल हो जाएगी, सिंगल ओनर मान के टैक्सेबल हो जाएगी एओपी के स्टेटस में। उसके बाद गाइस, अगर आपका लेटिंग आउट का बिजनेस है तो आपकी रेंटल इनकम बिजनेस में आएगी, अगर आपका किराए पे देने का ही काम है, क्योंकि तो कॉमर्शियल पर्पस के लिए हो गया। अगर आप बिजनेस के लिए लेट आउट नहीं करते लेकिन बिजनेस को हेल्प करेगा लेटिंग आउट, जैसे रेजिडेंशियल क्वार्टर्स बना दिए, पुलिस चौकी खोल दी है सो दैट सेफ्टी रहे, आप ज्वेलर हैं, या आपने एटीएम वालों को वहां पर किराए पे दे दिया एटीएम मशीन लगाने के लिए, बैंक की ब्रांच खोल ली, वो रेंट भी पीजीबीपी। तो या तो अगर आपका बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट है फिर तो आपकी पीजीबीपी इनकम है ही, रेंटल इनकम। लेकिन अगर बिजनेस को इंसिडेंटली हेल्प करेगा इनडायरेक्टली, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट है हमारा, हमने साथ में रेजिडेंशियल क्वार्टर्स बच्चों के लिए बना दिए, है ना, वो जो क्वार्टर्स हम आपको लेट आउट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, उसकी रेंटल इनकम भी हम पीजीबीपी में दिखा। और बस ये दो स्पेशल रेंट्स हैं जो एचपी में नहीं आते, लो जी, पीजीबीपी में जाते। बाकी सारा रेंटल इनकम हमेशा ओनर अगर आप हैं और यस तो उसको एचपी में लेकर, 2 रेंट पीजीबीपी। कंपोजिट रेंट क्या, अरे लाइक पीजीवीजी वाले नहीं होते हैं जहां पर वो मकान के साथ खाना, मकान के साथ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, पानी, गैस की सुविधाएं, ऑडिटोरियम्स वाले जिसमें हॉल भी दे रहे हैं, फैसिलिटीज भी दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट कहती है ऐसा करो, प्रॉपर्टी का रेंट को अलग करो, सर्विसेज और फैसिलिटीज का रेंट को अलग करो। तो जो प्रॉपर्टी का रेंट है वो एचपी में डाल दो, प्रॉपर्टी का रेंट तो एचपी में डाल दो, फैसिलिटीज का रेंट है आईयूएस में ले जाओ या बिजनेस में ले जाओ अगर बिजनेस है तो। और अगर सर नॉट बी सेपरेटेड तो फिर गवर्नमेंट कहते हैं सारा का सारा रेंट आईयूएस में या बिजनेस में ले जाओ। सिंपल सी बात है, बड़ा सिंपल चीज ही बात है। तो पीजी वाले हैं तो वो गवर्नमेंट अलग अलग कर सकते हो कि हाँ जी, तो बिल्डिंग का रेंट तो एचपी में, फैसिलिटीज का रेंट या तो अदर सोर्सेज या बिजनेस में। और सर अगर सेपरेट नहीं कर सकते तो सारा रेंट अदर सोर्सेज में या बिजनेस में दिखाओ, एचपी में तो आएगा ही नहीं। ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया जी एचपी का। सो गाइस, फ्रॉम 22 to 27 वी हैव डिस्कस्ड द हाउस प्रॉपर्टी प्रोविजंस। आई होप यू एंजॉयड इट, आई एंजॉयड थॉरली। टेक केयर, मिलते हैं अगले क्लास में एक नए चैप्टर।